Welcome everyone to this new video in which we are going to study of the 12th class chapter Inheritance and Principles of Inheritance and Variation, that is chapter number 5 of Biology class 12th NCERT. So in this chapter we are going to know about the Mendel's law of inheritance, inheritance of one gene, inheritance of two genes, sex determination, mutation and genetic disorders. So let's start. Now, in the first page of the Principles of Inheritance and Variation, it basically ये समझाता है कि ये जो प्रोजेनी एंड पेरेंट का सिमिलैरिटी है इज़ दैट कि एक एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही दिखता है, कोई और एनिमल नहीं दिखता है. सिमिलरली एक ह्यूमन का बेबी एक ह्यूमन की जैसा ही दिखता है. इट डजंट सीम लाइक इट इज़ गोरिल्ला और समथिंग एल्स. ये चीज़ें कैसे होती है, ये चीज़ें कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे. तो बेसिकली वो ये कहता है कि ये सब जो टॉपिक है ये जेनेटिक्स के अंदर आता है एंड दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी known as genetics. Now this subject deals with the inheritance as well as variation, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है. कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है जिस वजह से हम सेम दिखते हैं, बट सिमिलरली एट द सेम पर्टिकुलर टाइम हमारे और हमारे पेरेंट्स में कुछ अंतर होता है. इस वजह से हम उनसे थोड़े से वेरीड होते हैं, उनके वेरिएबल होते हैं. तो ये जो चीज़ें दोनों आती है, इनहेरिटेंस भी और वेरिएशन भी, वो चीज़ें जेनेटिक्स में पढ़ाई जाएगी. सो उसके बाद इन्होंने बताया कि हम अर्ली 8000 से 1000 बिफोर क्राइस्ट हम ये जानते थे कि वेरिएशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉज है, बिकॉज जो भी प्लांट्स एंड जो भी फंगाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं दे डोंट गेट इनटू अ वेरिएबल प्रोजेनी. हमारे सिर्फ जो वो लोग जिनके यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें ही वेरिएशंस एक्सप्लिसिट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉज है वेरिएशन का. नाउ अब जो हमारा सेकंड पेज है वो पेज हमें ये बताता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कैसे शुरू हुआ. ठीक है, तो इस चीज़ की स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि बेसिकली इट वाज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी जबकि इनहेरिटेंस का अंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ था. तो मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए. ये क्वेश्चन पहले के जब नीट AIPMT का टाइम था तब आता था ये क्वेश्चन. अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी यू हैव टू माइंड इट इन योर माइंड कि क्या टाइम था वो. मतलब वो 7 साल इज़ फ्रॉम 1856 टू 1863, वो 7 साल था जब मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया. किस पे किया? तो गार्डन पीस पे किया. ठीक है, तो ये जो मटर के दाने हैं वो बेसिकली क्यों किया, इसका भी आगे हम जानेंगे कि उसी चीज़ को इन्होंने क्यों इस्तेमाल किया. तो बेसिकली ये एक पहला मतलब शुरुआत में इनफैक्ट मेंडल वो वैसे व्यक्तियों में शुमार हैं जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज़ मिला है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस ज़माने में बायोलॉजी के साथ मैथ्स या स्टैटिक्स को डाल देना ये टोटली इररेलेवेंट माना जाता था. तो ये चीज़ नहीं माना जाता था कि बायोलॉजी में ये चीज़ आती है. तो इस वजह से उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को लोग नज़रअंदाज करते थे और उनको सही नहीं समझते थे. बट बेसिकली उनके एक्सपेरिमेंट्स में इतने ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ थी. सैम्पलिंग साइज़ ज़्यादा होना मतलब कि क्या, उन्होंने बहुत सारे सैम्पल्स लिए थे. और जब ज़्यादा आप सैम्पल्स लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास डाटा भी बहुत ज़्यादा होगा. जितना ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो मटर के दाने और मटर के जो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ज़्यादा उनकी सैम्पलिंग साइज़ थी. इस वजह से उनका डाटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट हुआ. इसलिए जो उनका कन्फर्मेशन था उस डाटा पे वो भी बहुत सही था. नाउ ये चीज़ इसके बाद ये बताता है कि उनके जो रिजल्ट्स थे वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो उस गार्डन पी प्लांट यानी उस मटर पे ही रूल आउट करते, वो सब पे ही जनरल रूल था इनहेरिटेंस का, जो कि इसी वजह से उनकी ये जो डाटा कलेक्शन थी वो बहुत ही सही मानी जाती है. नाउ अब ये बात है कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को जो लिया उसके पास उन्होंने हमेशा ही 2 अलग ट्रेट में लिया. ट्रेट और बेसिकली कैरेक्टर क्या हुआ. तो ये चीज़ आप लोग अंतर जान सकते हैं कि तो कैरेक्टर और ट्रेट में क्या अंतर हुआ. तो कैरेक्टर और ट्रेट में ये अंतर हुआ कि
कैरेक्टर इज सीड शेप, ओके, कैरेक्टर इज सीड कलर, कैरेक्टर इज फ्लावर कलर, पॉड शेप, बट द ट्रेट इज कि उस कैरेक्टर के दो वो ट्रेट जो कि दिखेंगे। तो सीड शेप के दो चीज़ें ट्रेट है जो हमें दिखेगी, एक तो होगा राउंड और एक होगा रिंकल्ड। वैसे ही फ्लावर का, तो फ्लावर में हमें एक वायलेट कलर भी दिख सकता है और वाइट कलर भी दिख सकता है, तो ये उसके ट्रेट हुए और कैरेक्टर उसका फ्लावर कलर हुआ। ये मतलब बचपन में, मतलब शुरुआत में आपको थोड़ा डाउट होता है कि क्या होता है, तो ये चीज़ इसके डिस्टिंग्विश के लिए, ठीक है। उन्होंने ये ट्रेड्स लिए जो कि ऑपोजिट थे, जिससे कि उनको ये चीज़ बताने में बहुत ही आसानी रहे कि क्या रिजल्ट आया ना। अब उसके बाद इसमें बताया जाता है कि मेंडल ने उस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, ठीक है, जिसे मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन किया बहुत सारी ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन से। अब ट्रू ब्रीडिंग होता क्या है बेसिकली, तो ट्रू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन तब बनती है जबकि कोई प्लांट बहुत ज़्यादा बार सेल्फ पॉलिनेशन करती है, तो वो अपनी वही स्टेबल ट्रेट हर बार दिखाती है, तो ये चीज़ होता है ट्रू ब्रीडिंग लाइन को, ठीक है। तो अब मेंडल ने मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ लिए। अब इसका मतलब कि क्या, उन्होंने 14 ऐसे प्लांट की वैरायटी लिए जो कि खुद बहुत बार सेल्फ पॉलिनेट करवा चुके थे वो, ठीक है। अब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस जो थे, जैसे कि ये जो इसमें बता रखे हैं इन्होंने डायग्राम एनसीईआरटी ने, तो वो चीज़ आपको दिख सकती है, ठीक है। और ये चीज़ भी अब इतना नहीं है, मतलब क्योंकि नीट है तो कि स्टेम हाइट में क्या था या ऐसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। दे विल आस्क मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रेदर देन लाइक डायरेक्ट पूछने। ना अब स्टार्ट करते हैं 5.2 इंडेक्स नंबर, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सो इस टॉपिक में क्या बताया एनसीईआरटी ने कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो कि सीड के क्रॉस का, जो कि मेंडल ने किया था, क्योंकि मेंडल ने सारे ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स के किए थे, बट हम सीड का एक्सपेरिमेंट एक ले के एग्जाम्पल के तौर पे चल रहे हैं। तो ये कहते हैं कि मेंडल ने सीड को प्रोड्यूस किया बाय फ्रॉम द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, उन्हें क्रॉस करवाया दो सीड्स को, और जो फर्स्ट प्लांट जनरेट हुआ उसको कहा फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फीलियल वन प्रोजेनी और द F1, ओके। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने एक सीड को ग्रो करवाया पी प्लांट के, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो उनकी कैरेक्टर थी टॉलनेस और डॉर्फनेस, यानी कि क्या, स्टेम की हाइट की, उस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में से सिर्फ और सिर्फ टॉल ही आया F1 जनरेशन में, जबकि उन्होंने जो प्लांट लिया था उसमें उन्होंने एक क्रॉस करवाया था, एक टॉल भी था और एक ड्वार्फ भी था, यानी कि एक टॉल और एक ड्वार्फ पी प्लांट को जब उन्होंने क्रॉस करवाया F1 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस हुआ। ये चीज़ देख के उन्हें ताजुब हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोनों प्लांट लिए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उस F1 प्लांट को फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाया और F2 जनरेशन प्रोड्यूस किया, ओके। तो जो F2 यानी कि फीलियल सेकेंड जनरेशन था, उसमें ताजुब की बात ये हुई कि उसमें एक ड्वार्फ प्लांट भी प्रोड्यूस हुआ, और जबकि बाकी सारे क्या, बाकी जितने प्लांट्स थे वो टॉल प्रोड्यूस हुए, यानी कि ड्वार्फ भी था उसमें। तो ये उनका रिजल्ट आया कि प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स जो कि ड्वार्फ थे वो 1/4 थे F2 प्लांट्स के, और 3/4 जो F2 प्लांट्स थे वो टॉल थे। ये चीज़ इन्होंने बचला। अब उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या रिज़ल्ट निकाला था F1 जनरेशन से, वो रिज़ल्ट ये है कि F1 जनरेशन हमेशा हमेशा किसी एक पेरेंट्स को ही रिजेंबल करेगा, ओके। यानी कि हमेशा एक ही पेरेंट को रिजेंबल करने का मतलब क्या, कि अगर कोई टॉल और कोई ड्वार्फ पी प्लांट लिया है तो वो कोई एक ही पेरेंट को डिनोट करेगा, यानी या तो सिर्फ टॉल ही होगा या तो सिर्फ ड्वार्फ ही होगा। अब यही चीज़ आगे बताई जाएगी, उस चीज़ को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ कि वो चीज़ कैसे होगा। तो वो चीज़ होगा उसकी डोमिनेंट या रेसेसिव ट्रेट पे। अब ध्यान दीजिए कि इससे पहले वाला जो पेज है ये, इस पे डोमिनेंट ट्रेट्स लिखे हुए हैं और साथ ही साथ रेसेसिव ट्रेट्स भी लिखे हुए हैं। उसका सिर्फ लिखने का मतलब यही है कि अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हम खुद से ही जान जाएंगे कि F1 प्रोजेनी में क्या आएगा।
जैसे कि अगर हम पॉट कलर को करवाएंगे, ठीक है, तो ग्रीन कलर है डोमिनेंट ट्रेट और येलो कलर है रेसेसिव ट्रेट, यानी कि आपके रिजल्ट में क्या आएगा F1 प्रोजेनी के टाइम पे? ग्रीन कलर, क्योंकि वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट आपको ध्यान रखने की बात यह है कि इनका एक नॉर्मल सिंपल सा जो पुनेट स्क्वायर भी हम आगे बनाना सीखेंगे, तो वो चीज़ में उनका क्या इस्तेमाल करेंगे, बेसिकली वो हमेशा दो अलग जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उनको वो मैच करवाएंगे, यानी कि उनको क्रॉस करवाएंगे और F1 प्रोजेनी बनाएंगे। तो F1 बेसिकली कैसा हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन से बनेगा, और उस F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे आपस में, और फिर उससे बनेगा F2 जनरेशन। ठीक है, यही सेम चीज़ हर जगह होगी। ये देख सकते हैं आप, इसमें देखिए टॉल और ड्वार्फ है, उसको हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है यही सेम चीज़। एक मिनट, सॉरी, ये बन रहा है सेम वही चीज़। तो उसके बाद हम पेरेंट्रल देख सकते हैं, ड्वार्फ देख सकते हैं, ये पेरेंट्रल हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देने की बात है, ये क्या है? पेरेंट्रल। और फिर ये क्या है? F1 जनरेशन, और ये क्या है? F2 जनरेशन। यानी कि पहले वाले जो पेरेंट हुए वो टॉल और ड्वार्फ है, उसमें क्या करवाया यहाँ पे? उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। क्रॉस पॉलिनेशन करवा के उन्होंने टॉल ही उनके पास बना, उसकी उन्होंने सेल्फिंग करवाई यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो उनके पास ये देखिए, उनके पास कौन सा है? 3 टॉल आए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और जो चौथा प्लांट आया वो ड्वार्फ निकला। ठीक है, यही चीज़ थी जो कि इस पूरे मेंडल्स लॉ के 1 जीन के इनहेरिटेंस में बताई गई है। अब उसमें क्या आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने 1 2 3 को डिनोट किया है, वो तीनों के तीनों टॉल हैं, और जो चौथा है वो ड्वार्फ है। लेकिन पहले वाले में टॉल नहीं आया, यानी कि वो डोमिनेंट ट्रेट ही सिर्फ दिया, यानी कि सिर्फ टॉल प्लांट ही आया। ये सेम इसका सिंपल सा कंसेप्ट था कि क्या वो इतने देर से समझाने की हमें कोशिश कर रहे थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आगे इसके बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, एंड होप आपको सब कुछ समझ में आया हो जो मैंने बताया है। अगर आपको सही लगा है ये वीडियो, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट in the comment section. Thank you.